कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको सही करने में या उनको जनता तक पहुंचाने में असफल रही है? हर मुद्दे पर सरकार फेल रही है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे कानून के मुद्दे पर हो। कि कहीं ना कहीं बीएसपी का जो अस्तित्व है वो समाज में नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, बीएसपी बहुत मजबूती से दिखाई पड़ती है। एक साजिश के तहत बीएसपी को ना दिखना भी दिखाया जाता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन कर लेती है, फिर बीएसपी का गठबंधन टूटता है। आज बीएसपी कहती है कि समाजवादी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सेकंड एजेंट है। तो ये कैसे समझें कि बीएसपी जो है वो भाजपा का एजेंट है या समाजवादी है वो भाजपा का एजेंट है? पहली बार अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, जबकि अगर आप देखोगे तो माननीय अखिलेश यादव जी का ही आधा परिवार बीजेपी में है, आधा परिवार समाजवादी में है। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आरएसएस बीजेपी के कार्यालय से ही समाजवादी की हर नीति तय होती है। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का आपसी, मतलब ये तो एक अंदरूनी बात हो गई निकल खुलेआम अध्यक्ष जी भ्रष्टाचार का होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, एससी भाग गया, दलित भाग गया, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई। अरे है हिम्मत तो अकेले लड़के दिखाओ। नारा मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष जी, एक नारा बहुत वायरल होता है बीएसपी में। नारा लगता है तिलक तराजू और तलवार। मैं आगे के शब्द नहीं बोलूंगा। जीवन में नहीं बस पर नारा दिया। कहीं हमारे माननीय कांसी राम साहब की भाषा में एक वीडियो दिखा दो या माननीय बहन जी के, नहीं हो सकता। कुछ उपद्रवी लोग हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम में आ गए हो, इस तरह नारा लगाए हो। सदियों से मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है और हमारे दलित समाज, एससी समाज को जाति पूछकर टारगेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश यूं तो जाना जाता है अपने सियासी समीकरणों से, मगर अब उत्तर प्रदेश में 2027 की रणनीति और अहम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार, जातिगत मतभेद, धार्मिक उन्माद जैसे मुद्दे आज धरातल पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं उसी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जातियों का जो भेदभाव है, लोगों के अंदर जो समरसता है और कहीं जो आपसी भाईचारे में खटक है, ये साफ तौर पर देखी जा रही है। अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल भी लगातार अपनी सियासी बौछारों में लग गए हैं। अब ये गोटियां कहाँ बैठेंगी, किस तरीके से किसके समीकरण बनेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आज इन्हीं सब सवालों पर, उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य पर, लोगों के अंदर फैल रही उन्मादों पर और उत्तर प्रदेश में आज धरातल पर पनप रहे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। आज उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर, धरातल पर वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको सही करने में या उनको जनता तक पहुंचाने में असफल रही है? हर मुद्दे पर सरकार फेल रही है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे कानून के मुद्दे पर हो, चाहे व्यापारियों की रक्षा सुरक्षा के मामले में हो, कानून की व्यवस्था, हर तरह से सरकार फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। जैसे नौजवानों को रोजगार देने का जब नंबर आया तो जगह तो निकाली गई, लेकिन जब बच्चा परीक्षा देने पहुंचा, चाहे वो बेटा ब्राह्मण का रहा हो, क्षत्रिय का रहा हो, पिछड़ा रहा हो, मुस्लिम रहा हो, एससी एसटी रहा हो, उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया और जब वो परीक्षा देने गया किसी जॉब में, तो जब परीक्षा स्थल पहुंचता तो पता लगी पर्चा लीक हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी थी? तमाम प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में ये नाकामी है। तमाम कानून फेल नज़र आता है। अभी आपने देखा कि मेरठ में एक हमारे एससी समाज की माँ और बेटी खेत जा रहे थे, रास्ते में बेटी को किडनैप कर लिया गया और माँ को फांसी कुल्हाड़ी से मारा गया। हॉस्टल जाते जाते उसका मृत्यु हो गई। इसी तरह गोंडा में खेत में काम करते हुए दिन दहाड़े बेटी की मृत्यु लाश पाई गई। कौशाम्बी में, कुशीनगर में, बांदा में, बलिया में, गोरखपुर में तमाम घटनाएं गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पूरी तरह जंगल राज कायम है। इससे आम जनता सहमी है और आम जनता की उम्मीद और आशा सिर्फ और सिर्फ बहन जी दिखाई पड़ रही है, बीएसपी। क्योंकि बहन जी की गवर्नमेंट में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ,
बहन जी की गवर्नमेंट में कानून का राज चलता था, सब समाज को न्याय मिलता था। बहन जी की सरकार में शिक्षा के मामले में भी लगभग 5,000 प्राथमिक विद्यालय बहन जी ने बनाने का काम किया था। दर्जनों सैकड़ों हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब बना करके शिक्षा के क्षेत्र में भी बहन जी ने काम किया। और रोजगार के नाम पर भी, चाहे वो मास्टर की भर्ती रही हो, पुलिस की भर्ती रही हो, यहाँ तक कि जो भर्तियाँ थी तो थीं, अलग से तमाम नए पद सृजित करके, जैसे सफाई कर्मी का पद, आप पार्कों में जाके देखो गार्ड के पद, ये सब नया पद सृजित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायता कार्यकर्त्री, तमाम प्रकार से रोजगार लोगों को बहन जी ने अपने गवर्नमेंट के माध्यम से देने का काम किया था। अजय जी, आज जो सवाल खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी का जो अस्तित्व है वो समाज में, उत्तर प्रदेश में खासकर, नहीं दिख रहा। धरातल पर बीएसपी दिखाई नहीं पड़ती है। क्या लगता है, क्या कुछ वजहें हैं और क्या कुछ रणनीति रहेगी 27? कुछ नहीं, बीएसपी बहुत मजबूती से दिखाई पड़ती है। एक साजिश के तहत बीएसपी को ना दिखना भी दिखाया जाता है। अच्छा। अभी आपने देखा 9 अक्टूबर को, जहाँ पर मेरे विधायक नहीं है, मात्र एक विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी, कोई MP नहीं, कोई चुनाव नहीं, इसके बाद भी कई लाख की संख्या में, लगभग 20-25 लाख की संख्या में लोग, बहुजन समाज के लोग, मानवर साहब को मानने वाले लोग, क्योंकि मानवर साहब मसीहा कांसीराम साहब की खाली पुण्यतिथि थी, रैली नहीं थी। रैली होती तो क्या होता। राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम महीने दिया था और वहाँ आपने देखा कि पक्ष विपक्ष दोनों की नींदें उड़ गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, ये जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बीएसपी तो भाजपा तो ये कह रही थी कि ये बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन था एक तरीके से। नहीं, मानवर मसीहा कांसीराम साहब का पुण्यतिथि था। एक भी शब्द मेरा या बहन जी का नहीं दिखा सकते हो कि हमारी रैली होने जा रही है। कहीं दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। राज्यव्यापी मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि, और हम शक्ति प्रदर्शन क्या करेंगे? हमारे पास कोई विधायक है, MP है, इसके बाद भी हमारे लोगों में जो उत्साह दिखाई पड़ा, जो सरकार के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ा, विपक्ष की जो नाकामियां दिखाई पड़ रही हैं, इससे चिंतित होकर के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने आकर के शपथ ली। माननीय बहन जी ने कहा, आने वाले 27 में आप सब लोग मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगी, और आने वाले 27 में सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। और माननीय बहन जी ने कहा कि अपनी सरकार बना करके इस जनता को न्याय देने का काम करेंगे। और इतना नहीं, फिर 9 अक्टूबर को हुआ, फिर 6 दिसंबर को प्रदेश में 2 जगह, नोएडा में 6 मंडल के लोग, जहाँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी मौजूद थे, और 12 मंडल के लोग, आपके बगल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग आए। मैं भी मौजूद था, मेरे 12 मंडल के लोग मौजूद थे। फिर 15 जनवरी को हर मंडल में एक बड़ा कार्यक्रम तो था माननीय बहन जी का जन्मदिन, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, लेकिन पक्ष विपक्ष को दिखाई पड़ा। ये तो 18 रैली बीएसपी की हो गई। अगर इसके बाद भी बीएसपी लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है तो कौन सा चश्मा उनके आंख में हम लगा दें कि दिखाई पड़े बीएसपी जमीन पे काम कर रही? समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन कर लेती है, फिर बीएसपी का गठबंधन टूटता है। आज बीएसपी कहती है कि समाजवादी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सेकंड एजेंट है। समाजवादी ये कहती है कि बीएसपी जो है वो भाजपा का दूसरा एजेंट है और समाज में कार्य कर रहा है। तो ये कैसे समझें कि बीएसपी जो है वो भाजपा का एजेंट है या समाजवादी है वो भाजपा का एजेंट है? ये आरोप लगाना कौन शुरू किया? ये लगाना शुरू किया जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। पहली बार अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, जबकि अगर आप देखोगे तो माननीय अखिलेश यादव जी का ही आधा परिवार बीजेपी में है, आधा परिवार समाजवादी में है। उनके सगे छोटे भाई की वाइफ आज भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष है, आपको भी मालूम होगा, माननीय अपांडा जी। सगे धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई अभी उपचुनाव जब चल रहा था तो करहल में भाजपा से चुनाव लड़े हैं। इसको सभी लोग देखे हैं कि अगर जीजा जी जीत जाते, भाजपा जीती थी तो जीजा जी जीत जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। सपा जीतती तो कोई भाई भतीजा लड़ रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो जीत जाता। और मिली भगत हमको बोलते हैं। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आरएसएस बीजेपी के कार्यालय से ही समाजवादी की हर नीति तय होती है। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का आपसी, मतलब ये तो एक अंदरूनी बात हो गई निकल खुलेआम। अगर आरएसएस भाजपा कार्यालय से समाजवादी नहीं चलती तो मान्या बहन जी अपने गवर्नमेंट में SC ST OBC के लिए बैकलॉग भर्ती कर रही थी, किसी के हिस्से का नहीं था। मान्या बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा, मुस्लिम, SC ST सभी नौजवानों को खूब नौकरियां दी अपनी गवर्नमेंट में,
सरकार के माध्यम से। लेकिन बहन जी ने फिर जिलाधिकारियों से कहा जरा जाँच करो बाबा साहब की दी हुई आरक्षण की नौकरी हमारी पूरी हुई कि नहीं। अगर जांच की गई तो कई लाख नौकरी पूरे देश में, अगर केंद्रीय नौकरियों में देखोगे 50% हमारी बैकलॉग भर्ती खाली पड़ी है, हमारे लोगों की जगह रोकी गई है। लेकिन ना इस पर पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोल रहा। बहन जी ने अगर उत्तर प्रदेश में बैकलॉग भर्ती भरना भी शुरू किया, वो भर्ती किसकी हो रही थी, आरक्षण किसका था, SC ST OBC को, उसको रोक कौन लगाया, एक OBC मुख्यमंत्री। क्यों, ये सवाल है। बहन जी ने SC को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था अपनी गवर्नमेंट में, इसको भी रोक लगाया कौन, OBC का मुख्यमंत्री समाजवादी ने। क्यों। बहन जी ने तमाम अधिकारियों को, SC समाज के लोगों को प्रमोट किया था, तहसीलदार से SDM, DYSP से SP, छोटे बाबू बड़े बाबू से छोटे बाबू से बड़े बाबू, इसको डिमोशन करके कौन किया, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी की हर नीति RSS BJP कायरता होती है। नहीं तो आपको भी बाबा साहब के बदौलत ही वोट का अधिकार मिला है, और आप ही बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को, जब हम बैकलॉग भर्ती किए तो आपने रोक लगाया, SC को ठेकेदारी में आरक्षण दिया तो आपने रोक लगाया, आपने अधिकारियों को डिमोशन किया, समाजवादी ने ही प्रमोशन का आरक्षण का बिल फड़वाया, किसके कहने से। जब इतनी दिक्कतें समाजवादी पार्टी से थी, एक तरफ बसपा और समाजवादी का गठबंधन होता है, पहले के समय में गेस्ट हाउस कांड हो जाता है, उसके बाद गठबंधन टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, फिर बुआ भतीजावाद चलता है, फिर उसके बाद गठबंधन टूटता है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो जनता के बीच में एक अलग ही रोष देखने को मिलता है कि BSP और समाजवादी साथ में आगे बढ़ रहे हैं, BSP और समाजवादी अलग आगे बढ़ रहे हैं, आज साथ नहीं हैं। तो ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि समाजवादी जो है वो RSS से फंडेड है या वहाँ से गवर्न की जा रही है, लेकिन जब साथ होते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, हमें तो BJP के खिलाफ लड़ना है। तो केवल एक पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए ये कौन सी रणनीति? ये राजनीति है, राजनीति में कभी कभी ऐसे दौर आते रहते हैं, लेकिन आप उन पर भी सवाल करो जो 38 दल इकट्ठा किए हैं। अलग दल क्यों बनते हैं, अलग दल इसलिए बनते हैं कि अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, इस वक्त कहाँ हैं, कहाँ हैं, भाजपा गठबंधन में। और जब समाजवादी क्या बोलते थे, योगी जी को कहाँ भेजना है, मोदी को कहाँ भेजना है, कितना बोलते थे, लेकिन आज साथ हैं। तो कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो लड़ाई सिर्फ BSP लड़ रही। लोग अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए 38 दल इकट्ठा हो गए कुर्सी लेने के लिए, एक तरफ 28 दल इकट्ठा हो गए। हमारी नेता मान्य बहन जी अकेले लड़ रही थी, और इसके बाद भी हमें कहा गया कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं। इतनी बड़ी बैसाखियों की ज़रूरत किसको पड़ती है, इतने लोग झुंड इकट्ठा कौन करता है, जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर कहा किसको जाता है, बहन जी को, एक साजिश के तहत ये प्रचार किया था, साजिश तहत कि BSP कमज़ोर है ताकि इनको लोग भटक जाए। अब हमारे लोगों के समझ में आ गया है, क्योंकि बहन जी ने अभी जब अकेले 24 में चुनाव लड़े, भले हमारे MP नहीं जीते, लेकिन हम बांदा में 2.25 लाख वोट पाते हैं, सुल्तानपुर में 1,67,000 वोट पाते हैं, भदोही में 1,60,000 वोट पाते हैं, आजमगढ़ में 2 लाख वोट पाते हैं, लालगंज में 2,08,000 वोट पाते हैं, घोसी में 2,08,10,000 वोट पाते हैं, चंदौली में पाते हैं, हाथरस में लगभग 2,06,000 वोट पाते हैं। बताओ किसका वोट है। अच्छा अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार का वोट है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, SC भाग गया, दलित भाग गया, BSP खत्म हो गई, BSP कमजोर हो गई। अरे है हिम्मत तो अकेले लड़के दिखाओ, BSP कमजोर हो गई। अगर कमजोर नहीं होते तो 38 दल 28 दल इकट्ठा नहीं करते। ये हमें कमजोर ना बताएं, बहुजन समाज जा चुका है, इनकी साजिशों को समझ चुका है। आने वाली 27 में 7 के तर्ज पर जनता का गठबंधन तैयार होगा, और फिर माननीय बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी की प्लानिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, बहन जी की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता का गठबंधन बना करके हम तैयार करेंगे। अखिलेश यादव नारा देते हैं PDA का, और BSP उसको बताती है कि ये फ्रॉड है। PDA के नारे के साथ वो जोड़ते हैं अलग अलग दलों को, अलग अलग जातियों को, अलग अलग समुदाय को। आज समाज में जो विभिन्नता है उसकी एकाग्रता के लिए BSP क्या सोचती है? पहली चीज़ तो PDA नारा ही गलत है। PDA का मतलब है P से परिवार, D से दल, A से अलायंस। उन्होंने अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, परिवार को लाभ देने के लिए, परिवार को राजनीति में आगे लाने के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया है। बाकी बाबा साहब को अगर मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों का बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप फिर ये नारा क्यों देते हो, जिससे भेदभाव पैदा हो?
इसका मतलब बाबा साहब संविधान को आप नहीं मानते हो। बहुजन समाज पार्टी का नारा माननीय मसीहा कांशीराम साहब मान्य भाई ने दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार भी सबको बराबर कर दिया है और उस वोट के आधार पर अगर सभी लोग वोट करते हैं तो सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा मिल जाए, किसी की कम हो तो कम मिल जाए। बहन जी ने, मानव साहब ने ही नारा दिया था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसको पहले भी भागीदारी मिलती थी उनको भी दिया, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, और जिनको कभी नहीं मिली पिछड़ा खास तौर पर इनको भी दिया, SC ST को भी दिया। और समाजवादी PDA का मतलब क्या हम बताते हैं? हम तो कहते परिवार दल, लेकिन वो क्या बताते? पी से पिछड़ा, पिछड़ा का विकास, पिछड़ा का विकास छोड़ दो। यादव बेचारा जो उनके साथ रात दिन झोला लेके दौड़ता है, वो भी एक भी MP नहीं लड़ा है आपकी, सिंगल नहीं लड़ा। MP 5 सीटें उनके घर में हैं, 5 लड़े हैं। कौन लड़ा? माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी, हमारे धर्मेंद्र भैया और बड़के चाचा का लड़का, छोटके चाचा का लड़का, 5 लोग। बाकी यादव क्या करे? साइकिल लेके दौड़ाता रहे। अब वो भी समझदार हो गया है, वो भी हाथी के साथ आएगा, क्योंकि हाथी में मानव साहब मान्य बहन जी ने दर्जनों सांसद बनाया था। बाबू मिश्र यादव जी बसपा सांसद थे, रामकृष्ण यादव जी सांसद थे, अभी आपके जौनपुर से हमारे श्याम जी यादव सांसद थे, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, बालेश्वर यादव, कैलाश नाथ यादव, DP यादव, ये सब BSP के सांसद थे। अब आज यादव भी देख रहा, अरे बाप रे, BSP में दर्जनों सांसद, समाजवादी में एक भी नहीं, खाली 5। एक दिन अभी हमारे पास एक आए थे, वो सपा से जुड़े हुए व्यक्ति है, यादव ही थे, कहे भाई आपने तो परिवार भर लड़ लिया, तो कहे नहीं, अखिलेश भैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया छांट के सीटें दी है, क्योंकि हम 5 लोग लड़े, 5 जीत गए घर के। इसका मतलब 28 दल का गठबंधन किए थे खाली परिवार जिताने के लिए। एक भी पाल सांसद नहीं, एक भी यादव सांसद नहीं, एक भी प्रजापति सांसद नहीं, एक भी चौहान सांसद नहीं, एक भी चौरसिया सांसद नहीं, एक भी नाई विश्वकर्मा लोहार नहीं। कौन सा पिछड़ा का विकास करोगे भाई? और दलितों का अगर विकास करना होता तो दलितों की ठेकेदारी थोड़ी छीनते, दलितों के डिमोशन थोड़ी करते। और जहाँ अल्पसंख्यक की बात आती है, कभी A से आधी आबादी बोल देते हैं, कभी A से आदिवासी बोलते हैं, कभी A से अगड़ा बोलते हैं, कभी A से अल्पसंख्यक बोलते हैं। मुस्लिम कहाँ बोलते हैं? वो एक नारा मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष जी, एक नारा बहुत वायरल होता है BSP में, नारा लगता है तिलक, तराजू और तलवार। मैं आगे के शब्द नहीं बोलूँगा। समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है, भाजपा इसको लेकर बुनाती है, जनता के बीच जाती है और जनता को ये समझाती है कि कहीं ना कहीं ये जातिवादी जो पार्टियां हैं इनको अलग करना चाहिए। नहीं, जीवन में नहीं बसपा नारा दिया। कहीं हमारे माननीय कांशीराम साहब की भाषा में एक वीडियो दिखा दो, या माननीय बहन जी के, नहीं हो सकता। कुछ उपद्रवी लोग हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम में आ गए हो, इस तरह नारा लगाए हों। अगर इस तरह का कार्यक्रम होता तो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं होते। बहुजन समाज पार्टी का नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी का नारा ये है, क्योंकि ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर किया है? किया है? नहीं किया। तो फिर हमारी नेता बहन जी बाबा साहब संविधान के हिसाब से चल रही तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकती। ये नारा गलत है। ये नारा हो सकता है कि हमारी रैली, हमारी भीड़ में कुछ उपद्रवी, कुछ इस तरह के झंझट पैदा करने वाले आए हो, लगा दिए हों, लेकिन कभी हमारी नेता मान्यवर कांशीराम साहब मान्य भाई ने कभी ऐसा नारा नहीं लगाया, ना मैंने कभी लगाया हूँ। टीम A और टीम B पर तो बात हो गई। अब 27 की जो रणनीति होगी, BSP चूंकि अब अकेले ही देखी जा रही है चुनाव में, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, BSP जो है बड़ी मजबूती से देखी जाती है, लेकिन जो उसके कैंडिडेट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स में सिलेक्शन की प्रोसेस को ले लीजिए या कुछ एक भावुकता को ले लीजिए, वो समाज में वो भागीदारी नहीं दिख पाती। आखिरकार इसके क्या मुख्य कारण? किस समाज की भागीदारी नहीं मिली? किसी को बता दो, नहीं बता सकते। इस तरह आरोप गलत है। BSP कोई ऐसा समाज नहीं जिसकी भागीदारी न दो। अभी लोकसभा में BSP ने प्रजापति भी लड़ाया, BSP ने चौहान समाज को भी 4-4 टिकट दिया, BSP ने पाल समाज को 3-3 टिकट दिया, BSP ने राजभर समाज को दिया, BSP ने कुर्मी समाज को दिया, BSP ने यादव समाज को दिया, तमाम ब्राह्मण समाज को लड़ाया, तमाम क्षत्रिय समाज को लड़ाया, मुस्लिम समाज को लड़ाया। यानी हम गिनती कितनी कराएंगे, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी अगर कोई देने वाली पार्टी है तो वो BSP ही है। तो आखिरकार ऐसे क्या मुख्य कारण रहे कि आज मुसलमान BSP से अलग होता नजर आ रहा है? वो यादव जो BSP में
टिकट पाए, बीएसपी से विधायक बने, मंत्री बने, वो पार्टी से अलग नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसी रणनीति? नहीं, ये था कि जैसे मुस्लिम भी हमारे साथ 2007 में था, हमारे साथ में जनता का गठबंधन तैयार हुआ था। उसमें एससी, एसटी, मुस्लिम और ओबीसी और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज भी था। उसी तर्ज पर हम फिर बनाने जा रहे हैं। हाँ, इधर बीच में हो सकता है किसी कारण से वो ज़्यादा संख्या में हमारे साथ भी रहा, लेकिन ज़्यादा संख्या में समाजवादी के साथ गया, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। ठीक है। और जबकि आज हम देखते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कतराते हैं। अभी एक कोई बड़ी पत्रकार है, लेडीज पत्रकार कोई है, महिला पत्रकार, वो एक दिन माननीय अखिलेश यादव जी से एक इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने कहा कि एमवाई का मतलब क्या है, तो एमवाई से मुस्लिम और यादव नहीं बोले, वो बोले एमवाई से, एम से हमारी महिलाएं हो गई, ई से यूथ हो गया। तो वो जो पत्रकार महोदय थी, माननीय पत्रकार जी, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव जी, जब से तुम राजनीति से आए हो, इसके पहले से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, ये रसगुल्ला यहाँ मत खिलाओ। ये मुआई का नारा देते हो वोट लेने के लिए, बाद में कहते हो नहीं यूथ और महिला है, यूथ और महिला को भागीदारी दो, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह का गलत नारा देके गलत अफवाह मत बनाओ। ये मुस्लिम समाज भी ठगा महसूस कर रहा है। मुस्लिम समाज भी कह रहा है हमने आपको बड़ी संख्या में वोट देके देख लिया है, अब तुम्हारे बस का नहीं है। जब हमने 2007 में मात्र 30-35%, हमें लगता है 25-30% मुस्लिम कह रहा, जब हमने बसपा को वोट दिया तो भाजपा की हैसियत उत्तर प्रदेश में 90% सीटों पर 4000, 6000, 8000 ज़्यादा नहीं थी। 2007 से 12 तक के चुनाव में, 12 के चुनाव में मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मेरे अयोध्या में भी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री लड़ रहे थे बीकापुर से, मात्र 66 वोट पाए थे। कब? 12 में। और गोसाईगंज में 4600 भोगराव द्विवेदी जी थे, ऐसे ही और कैंडिडेट थे। टांडा में, दरियाव में, मतलब हमने देखा कि हमारे मंडल में 1-2 सीटों को छोड़ दो तो बाकी ये 4000, 6000, 8000 ज़्यादा वोट नहीं पाई। कौन? भाजपा। लेकिन जैसे 12 में, कब? जब बसपा की सरकार थी तब की बात कर रहा हूँ, जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं, अब मिली भगत देखिएगा ध्यान से, तैसे 13 छोड़ 14 में दिल्ली पे भाजपा बैठ जाती है और 17 में यूपी पर, और जा नहीं रही है। चाहे अत्याचार कर रही है, जंगल राज कायम है, नौजवानों को रोजगार छीन रही है, पर्चे लीक हो रहे, लेकिन नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्या बड़ी? नहीं, कुछ नहीं। जब तक मानवर कांसीराम साहब नारा दे करके गए थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा आज कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। इस नारे का क्या मतलब होगा? इस नारे का मतलब होगा दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। सदियों से मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है, और हमारे दलित समाज, एससी समाज को जाति पूछकर टारगेट किया जाता है। कौन टारगेट कर रहा है? कौन टारगेट कर रहा है? सामंती। कोई जाति विशेष को मैं नहीं कह सकता हूं, सामंती, अपराधी, गुंडे। आपका क्या कहना है? मैं किसी जाति को नहीं बोल रहा हूं। अपराधी, सामंती, ये किसी भी जाति में हो सकते हैं, अराजकता पैदा करने वाले किसी भी जाति में हो सकते हैं। इसीलिए माननीय कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी वो दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज वो मुस्लिम उस नारे को सोच रहा है कि अगर हमें अत्याचार नहीं सहना है तो हमें बीएसपी के साथ आना चाहिए। और आप देख लेना, इस 27 में 7 के तर्ज पर जनता गठबंधन हमारे हर कार्यकर्ता बूथ वाइज बनाने जा रहे हैं। माननीय बहन जी की प्लानिंग के तहत, माननीय बहन जी की रणनीति के तहत हम लोग 2007 के तर्ज पर फिर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज का एक जनता का गठबंधन बूथ वाइज तैयार करेंगे। और माननीय बहन जी की प्लानिंग के तहत हम लोग जो ये तमाम भ्रामक स्थिति पैदा की, तमाम साजिशें की गई, इनको भी फेल करने का काम करेंगे और 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं बीएसपी के लिए कि 27 की रणनीति क्या रहनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे ऐसे क्या हैं जिनके तहत रणनीति तय होगी? और सबसे बड़ी बात कि जब बीएसपी आगे बढ़ती है और इस तरह से लोग बीएसपी का साथ छोड़ते हैं तो उनको वापस बीएसपी में लाने की क्या कुछ रणनीति कवायद आप पेश करेंगे? देखिए, इस मामले में माननीय बहन जी निर्णय लेगी, लेकिन मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश की आम जनता
आम जनता, सर्व समाज के लोगों ने 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को देखा है और 17 से अब भाजपा को देख रहा है। आम जनता की ये राय है कि अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाए तो माननीय बहन जी की गवर्नमेंट, बहन जी की शासन बहुत अच्छा था। आम जनता निर्णय ले रही है कि अगर छात्रों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो बहन जी को लाना चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए तो बहन जी को लाना चाहिए, किसानों को अच्छी आय चाहिए तो बहन जी को लाना चाहिए, कानून का राज चाहिए तो बहन जी को लाना चाहिए, व्यापारी अच्छा व्यापार करने को पाए तो बहन जी को लाना चाहिए। ये आम जनता ने मन बना लिया है इसी आधार पर, क्योंकि जनता ने तीनों को देख लिया। हमें बताने की जरूरत नहीं है। 7 से 12 बहन जी को भी देखा, 12-17 समाजवादी को इसके देखा, 17 से भाजपा को। अच्छा हुआ तीनों को देख लिया। अब जनता मन बना रही है, हमने तीनों सरकारों को देख लिया है, अब तीनों में अच्छी सरकार, बेहतर सरकार, सबके हित में सरकार बीएसपी लग रही। हम अब 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसी आधार पर 29 में हम दिल्ली की भी तैयारी करेंगे। 7 फरवरी को बड़ी एक आप लोगों की सभा होने वाली है। बहन को सभा नहीं है, माननीय बहन जी ने कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों को, विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं, विधानसभा प्रभारी हैं और हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं, वामसेव के संयोजक हैं, हमारे भाईचारा ओबीसी समाज के ज़िले के संयोजक हैं, मुस्लिम समाज के मंडल के संयोजक हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे जिले स्तर के, मंडल स्तर के और जो प्रदेश के लोग हैं, इन जिम्मेदार साथियों को बहन जी ने बुलाया है। अब बुला करके बहन जी इस पर हम लोगों को गाइडलाइन देंगी कि आगे हमें कैसे काम करना है। उसी बहन जी की गाइडलाइन में चल करके हम लोग अपना काम करेंगे। 2027 की रणनीति आपने बहुत बखूबी से बताई। क्या कुछ वो बड़े मुद्दे हैं, एक आखिरी सवाल, जिनको लेकर बीएसपी आएगी? और दूसरे, जो समाज में एक जातिगत भेदभाव आ गया है, इसको कैसे दूर? फिर घूम घूम उसी पे आप आ रहे हो। हमने बता दिया बीएसपी कभी जात बात नहीं करती, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी भागीदारी देती है। मुद्दे इतने हैं कि हर मुद्दे पर भाजपा फेल है, हर मुद्दे पर भाजपा सफल रही है, इसको आम जनता देख चुकी है। AI जनरेटेड वीडियोस का दौर आ गया है, उसमें कई ऐसी वीडियोस आती हैं, चाहे वाराणसी की घटना को ले लें, चाहे अलग अलग घटनाओं को ले लें। हम कह रहे हैं अगर वाराणसी की घटना में हमारी माँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा अगर वो घाट को जीर्णोद्धार करा करके बनाया गया, वहाँ माँ हमारी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति थी, तो वो तोड़ी जा रही है, निंदनीय है, गलत है। इसको देश, पूरा प्रदेश गलत मान रहा है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं AI से जनरेट है, तो AI से अगर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है तो इसकी भी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए। अगर AI की गलती है तो उसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, जो इस तरह गलत वीडियो दिखाया जा रहा, और अगर तोड़ी गई है तो उसको देखना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का ये बहाना AI वाला गलत है। हमारे लोग भी गए थे, हमारे तमाम सामाजिक संगठन हैं गए थे, हमारे सैफर टाइगर फोर्स के अध्यक्ष हैं गए थे और तमाम सामाजिक संगठन के लोग वहाँ गए थे और उनको वहाँ जाने से रोका गया। समाज के नाते लोग गए थे, समाज के महापुरुष का अपमान हुआ गए थे। समाज का अपमान, महापुरुष का अपमान हमारे लोग नहीं सह सकते हैं। इसके लिए जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग गए थे, तमाम संगठन लोग थे, किनका नाम लेंगे, तमाम हमारे बिहार के संतोष भाई हैं वो भी गए थे, जो हमारे समाज के सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार हैं, ये लोग गए थे और उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया, रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तारी की गई। ये बहुत ही निंदनीय था। अगर मान लो वो AI से था, गलत नहीं है, तो हमारे लोग देखने से क्यों रोका गया? जाने देना चाहिए। और अगर तोड़ा गया तो मांग करता हूँ कि माननीय माँ अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति पुनः स्थापित होनी चाहिए। हमने उस दिन लगातार जब हमें जानकारी मिली तो हमारे राम आश्रय जी, वहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको हमने भेजा जहां हमारे सामाजिक संगठन लोग गिरफ्तार किया गया था। और हमने उस दिन वहां IG से, DIG से, कमिश्नर से, यहाँ तक कि मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी पड़ी कि इस तरीके से शोषण अत्याचार ना करो। अगर ये अपने महापुरुषों के सम्मान में हमारे लोग गए तो इनकी जमानत दीजिए, इनको छोड़िए, ये कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपने महापुरुष सम्मान में गए हैं। तब जा कर के बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद 12 बजे उनको छोड़ा गया। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सरकार इस बात को संज्ञान में ले। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान होगा तो हमारा समाज या हम या बहुजन समाज शांति से बैठने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, सी न्यूज़ भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 2027 को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर बीएसपी आगे बढ़ेगी और 27 की कवायद में बीएसपी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद हासिल करने की होड़ में सबसे आगे बढ़ेगी। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।